हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले बच्चों केमिस्ट्री के पूरे संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि 1000 से भी अधिक होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। और बच्चों यह जो है आपका एक ऐतिहासिक क्लास होने वाला है जो कि आपका 3 दिन में समाप्त होगा। कितने दिनों में बच्चों? तो 3 दिनों में समाप्त होगा। 3 वीडियो आएगा आपका और तीनों वीडियो में बच्चों पूरा केमिस्ट्री का आपका जो है वो खत्म हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को देखते चलिएगा क्योंकि जो है यह आपका अंतिम बच्चों है, अंतिम प्रहार वीडियो होने वाला है। देखिए कि रवादार ठोस है बच्चों। रवादार ठोस क्या होता है? देखिए ठोस जो है बच्चों यह 2 प्रकार का होता है। ठोस 2 प्रकार का, एक रवादार और एक बच्चों होता है बेरवादार ठोस। क्या होता है बच्चों? तो एक होता है बेरवादार ठोस होता है। रवादार जो होता है बच्चों जिसकी नियमित ज्यामितीय आकृति होती है, नियमित ज्यामितीय आकृति। और बेरवादार जो कि बच्चों उसकी फिक्स जगह नहीं होता है, कहीं कहीं बच्चों इसका होता है। उसी प्रकार से देखिए रवादार ठोस है बच्चों। तो हीरा जो है बच्चों यह रवादार होता है, याद रखिएगा। हीरा जो है इसका निश्चित पैटर्न होता है इसलिए यह रवादार होगा। और कांच और रबर जो है बच्चों यह बेरवादार हो जाएगा, बेरवादार यहाँ पर यह हो जाएगा, याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बेरवादार ठोस पदार्थ है बच्चों। तो बेरवादार ठोस पदार्थ यहाँ पर देखिए कांच दिया गया है क्योंकि ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही रवादार है। और रवादार में भी बच्चों सहसंयोजक ठोस है, यह भी याद रखिएगा। कांच जो है बच्चों इसे अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है और यह बेरवादार होता है, यानी कि बच्चों अमोर्फस होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है बच्चों। तो बेरवादार यानी कि अक्रिस्टल, अक्रिस्टल यहाँ पर बच्चों रबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रबर हो जाएगा क्योंकि नमक जो है NaCl, NaCl में भी बच्चों निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, ग्रेफाइट में भी और हीरा में भी बच्चों। और अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय का मतलब भी बच्चों बेरवादार ही है, अक्रिस्टलीय का मतलब भी बेरवादार ठोस है। और इसमें से कौन है बच्चों? तो NaCl तो रवादार है, ZnS भी रवादार है और SiC भी हमारा रवादार है। लेकिन यहाँ पर जो कांच दिया गया है, कांच यह बच्चों अक्रिस्टल है, यानी कि बेरवादार ठोस है बच्चों। और यह जो वीडियो है थोड़ा सा आपका स्पीड चलेगा क्योंकि यह रिवीजन वाला वीडियो है और बच्चों एकदम पूरे क्वेश्चन को करना है, इसलिए बच्चों यहाँ पर प्रश्न बहुत सारे हैं और आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपको चलना ही होगा। देखिए निम्नलिखित में किस प्रकार के दोषों के कारण क्रिस्टल के घनत्व में बच्चों कमी आ जाती है? तो देखिए क्या होता है यहाँ पर बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए कि एक बस है, एक बस है, बस है, यहाँ पर सीट है, यहाँ पर सीट, यहाँ पर सीट, यहाँ पर सीट, सब दोनों तरफ बच्चों सीट है। और दोनों तरफ एक सीट पर दो दो लोग बैठे हुए हैं, दो दो लोग बैठे हुए हैं, दो दो लोग बैठे हुए। तो होता क्या है कि बच्चों एक होता है शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की दोष में होता है कि ये दो लोग जो है बच्चों, एक प्लस और एक माइनस, दो लोग जो है यह निकल जाते हैं, पूरे बस से ही बाहर उतर जाते हैं। और एक कैसा होता है बच्चों दोष की इसमें से एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति यहाँ से उठकर और बीच में आकर बैठ जाता है, यानी कि जहाँ पर भी खाली स्थान हो वहां पर बैठ जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों फ्रेंकल दोष। क्या कहते हैं उसे? हम लोग फ्रेंकल कहते हैं। और जब दोनों हट जाए और उसमें बच्चों घनत्व में कमी आ जाती है क्योंकि दोनों जो है वो बस से उतर रहा है तो उसको उसमें घनत्व की कमी तो होगी ही। लेकिन फ्रेंकल दोष में क्या होता है बच्चों? फ्रेंकल दोष में कि घनत्व में कमी नहीं आती क्योंकि एक व्यक्ति जो है यहाँ से उठकर वहां पर चला जाता है। इसलिए बच्चों कमी है यानी कि शॉर्ट की दोष, कमी है यानी कि शॉर्ट की दोष। और बच्चों अगर पूछ लिया जाए किसमें घनत्व में अपरिवर्तित रहता है तो वह फ्रेंकल होता है बच्चों। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या पूछा जा रहा है बच्चों। तो HCP में एटम्स नंबर, एटम्स नंबर यानी कि परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या पूछा जाए बच्चों तो आप लोग याद रखिएगा 6, कितना? 6। और कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा जाए बच्चों तो वह होता है 12। कोऑर्डिनेशन संख्या यानी समन्वयन संख्या बच्चों 12 होता है। यहाँ पर तब तक के लिए परमाणु संख्या हम लोग 6 लगाएंगे। और बढ़ते चलेंगे अगले नंबर क्वेश्चन पर कि रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब बच्चों कौन सा दोष उत्पन्न होता है? यहाँ पर क्या है? ऋणायन द्वारा, यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ऋणायन द्वारा वो भी खाली स्थान में पकड़ लिया जा रहा है। तो पकड़ लिया जाता है उसे हम लोग एफ सेंटर दोष क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं एफ सेंटर दोष। इसे याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है बच्चों? फेरोचुंबकीय जो कि बच्चों चुंबक की ओर आकर्षित हो, फेरोचुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन है बच्चों? तो Fe3O4, Fe3O4 जो है यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया गया बच्चों, यह फेरोचुंबकीय पदार्थ। यह कैसा पदार्थ है बच्चों? तो यह है फेरोचुंबकीय पदार्थ। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है बच्चों? इसमें से कौन सा आयन है जो प्रतिचुंबकीय है बच्चों? Cr3+, V2+, Ac3+ या फिर Ti3+? जल्दी से बता दीजिए बच्चों कि यहाँ पर कौन जो है वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रति
चुंबकीय पदार्थ यहाँ पर क्या होने वाला है, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए, क्योंकि आपको कमेंट करना होगा बच्चों। क्या कमेंट करना होगा, और बिल्कुल आपका सही आंसर आएगा Sc3+। क्या होगा बच्चों, जिसके पास भी बच्चों कोई इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड हो, कोई इलेक्ट्रॉन बच्चों कोई भी ना हो बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय कहते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों स्कैंडियम है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन धात्विक ठोस है बच्चों, तो धात्विक ठोस यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा पीतल। पीतल जो है वह धातु है और वह एक प्रकार का धात्विक ठोस है। प्लास्टिक जो है बच्चों, प्लास्टिक यह एक प्रकार का अक्रिस्टल है। क्या है बच्चों, तो यह एक प्रकार का अक्रिस्टल है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो ग्रेफाइट है और हीरा है, दोनों ही बच्चों सहसंयोजक ठोस है। क्या है बच्चों, तो सहसंयोजक ठोस है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या होती है बच्चों, तो घनाकार क्रिस्टल क्या है बच्चों, घनाकार क्रिस्टल में जब भी आपसे पूछे तो ब्रेवे जालकों की संख्या होती है 3 बच्चों। ब्रेवे जालक की संख्या कितना होता है बच्चों, तो घनाकार में 3 होता है। और केवल ब्रेवे जालकों की संख्या पूछे तो वह होता है बच्चों 14। कितना होता है, तो केवल ब्रेवे जालक पूछे आपसे तो वह होता है बच्चों 14। और घनाकार में पूछा जाए बच्चों तो उसमें होता है 3। वो भी कौन कौन होता है उसे भी समझिए बच्चों। तो एक होता है SC यानी कि बच्चों सरल घनाकार इकाई सेल, जिसे हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं। और एक होता है बच्चों BCC। क्या, BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड सेल बच्चों। और यहाँ पर होता है एक FCC फेस सेंटर्ड सेल यानी कि बच्चों फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल। याद रखिए इस प्रकार से होता है 3 प्रकार को हम लोग राइट आंसर लगाएंगे। और अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे कि एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरा होता है बच्चों। रिक्ति कैसा है, तो वह है अष्टफलक रिक्ति। अष्टफलक जो है वह 6 गोलों से घिरा हुआ होता है बच्चों। 6 गोलों से वह एक प्रकार से घिरा हुआ होता है। याद रखिएगा इस प्रकार से वह होता है, 6 गोलों से वह घिरा हुआ होता है। देखिए सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितना होता है। यहाँ पर फलक केंद्रित पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सभी के परमाणु संख्या का आपको याद रखना है। देखिए सरल घनाकार इकाई सेल का होगा SC का बच्चों 1 होता है, BCC का बच्चों यहाँ पर होता है 2, और FCC का बच्चों होता है कितना, तो 4। FCC का होता है बच्चों 4। तो सबका आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पर फलक केंद्रित पूछा जा रहा है यानी कि 4 वाला पूछा जा रहा है, 4 वाला। और चतुष्फलक की जब भी आपसे पूछे बच्चों तो आपको 2 से गुना कर देना है। तो फलक केंद्रित यानी कि 4, और 4 गुना 2 कीजिएगा बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा 8। क्योंकि चतुष्फलकीय में बच्चों 2n इसका फार्मूला होता है। 2 जो है यहाँ पर आपको गुना करना पड़ेगा, n आपका यहाँ पर दिया गया है उसका संख्या बच्चों, परमाणुओं की संख्या होता है n। और देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है बच्चों। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो कौन नहीं है बच्चों। क्या यह समदैशिक होता है, सुस्पष्ट द्रव्यमान, निश्चित ज्यामितीय आकृति, या फिर उच्च अंतरान्विक बल। यहाँ पर क्या है बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है बच्चों। तो क्रिस्टल ठोस पदार्थ जो होता है वह असमदैशिक होता है, विषमदैशिक आप लोग बोल सकते हैं उसे। क्या बोल सकते हैं बच्चों, असमदैशिक बोल सकते हैं। इसीलिए यह जो नहीं होता है तो समदैशिक जो होता है वो अक्रिस्टल होता है। क्या होता है, अक्रिस्टल का यह रूप है बच्चों, अक्रिस्टल का यह रूप है। तो यह बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा संयोजक ठोस है बच्चों। कोवालेंट बच्चों सॉलिड के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो कोवालेंट सॉलिड यहाँ पर कौन है बच्चों। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि हीरा ग्रेफाइट जो है बच्चों सहसंयोजक ठोस होता है। हीरा ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस। लोहा जो है बच्चों या धात्विक ठोस हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड बच्चों आयनिक ठोस हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की किसी धातु के षटभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वयन संख्या है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है बच्चों, समन्वयन संख्या। HCP में बच्चों यहाँ पर HCP को ही हिंदी में षटभुजीय सीमित पैकिंग संरचना लिखा गया है। HCP को ही यहाँ पर षटभुजीय सीमित संरचना लिखा गया है बच्चों। और इसका बच्चों यहाँ पर समन्वयन संख्या पूछा जा रहा है। समन्वयन संख्या बच्चों कितना होता है, 12 होता है। समन्वयन संख्या 12। और यहीं पर बच्चों अगर एटम नंबर पूछा जाता है यानी कि बच्चों परमाणुओं की संख्या, तो वह होता है बच्चों 6। याद रखिए बच्चों। सभी प्रश्नों को आप लोग याद करते चलिए। एक एक प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बच्चों, तो याद रखिएगा सभी प्रश्नों को। देखिए कि हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। हीरा जो है बच्चों यह किस प्रकार का ठोस है, तो हीरा बच्चों सहसंयोजक ठोस है। हमने ऊपर ही पढ़ा था, हीरा जो है बच्चों यह सहसंयोजक ठोस है। और NaCl की रवा बच्चों, NaCl की रवा की संरचना होती है, तो NaCl जो है बच्चों, NaCl या फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल इसकी संरचना होती है। क्या होती है बच्चों, FCC होता है। नमक स्ट्रक्चर याद रख लीजिए आप लोग, FCC। क्या बच्चों, FCC फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल।
पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है बच्चों। पिंड केंद्रित तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि बीसीसी का होता है बच्चों 2, बीसीसी का 2, एफसीसी का बच्चों मैंने कितना बताया था तो 4 और बीसीसी को ही कहा जाता है बच्चों पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल यहाँ पर 2 हो जाएगा और एससी का पूछ लिया जाए बच्चों तो 1 होता है, वो भी याद रखिएगा आप लोग। देखिए निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है बच्चों, तो रवादार ठोस इसमें से कौन नहीं है जल्दी से बताइए। तो रवादार ठोस बच्चों यहाँ पर केसीएल है, सीएससीएल है या फिर बच्चों रॉक साल्ट भी है, यानी कि एनएसएल के बारे में बोला जा रहा है। लेकिन ग्लास जो है बच्चों यह बेरवादार ठोस है। क्या है बच्चों, तो यह जो है यह बेरवादार ठोस है, याद रखिएगा बेरवादार ठोस बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवेज जालक संभव है बच्चों, तो एक क्रिस्टल की बात किया जा रहा है बच्चों, तो एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवेज जालक संभव है बच्चों, मैंने आपको ऊपर ही बताया था। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, तो 14। मैंने क्या बताया था बच्चों, जब भी आपसे ब्रेवेज जालक पूछे तो वह 14 प्रकार का होता है, लेकिन घनाकार क्रिस्टल में पूछा जाए बच्चों तो वह 3 होता है घनाकार क्रिस्टल में। देखिए कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में बच्चों प्रतिशत रिक्तियां होती है, तो यहाँ पर समझिए बच्चों पिंड केंद्रित जो है बच्चों इसमें भरा हुआ होता है 68%। कितना बच्चों, 68% जो है या भरा हुआ होता है। तो भरा 68% है तो खाली कितना होगा बच्चों, 100 में से आप 68 घटा दीजिए, 100 में से जब 68 आप घटाइएगा तो आपका आ जाएगा बच्चों 32%। 32% जो है यह खाली होता है। जब भरा 68% है तो खाली कितना प्रतिशत होगा बच्चों, 32%। 32% हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 32% बच्चों। देखिए सोडियम क्लोराइड यानी कि Na2 ओ में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा बच्चों, सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा जा रहा है बच्चों। सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होता है, यानी कि उसके सटा हुआ जो भी है बच्चों, सटा हुआ जितने भी परमाणु है उसके बारे में समन्वयन संख्या भी हम लोग इसे कहते हैं हिंदी में बच्चों। देखिए कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है बच्चों, तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, अक्रिस्टलीय यानी कि बच्चों एमोर्फस के बारे में बात किया जा रहा है, बेरवादार ठोस के बारे में बात किया जा रहा है, तो वह हो जाएगा कांच। क्या हो जाएगा बच्चों, कांच। और इसे अतिस्थितिज द्रव भी कहा जाता है, यह भी आपसे बार बार पूछा जाता है। कौन सा द्रव बच्चों, तो अतिस्थितिज द्रव भी कहा जाता है। देखिए कि निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है बच्चों, तो बेरवादार ठोस जब भी आपको कांच दिखे आंख मूंदकर आप लोग कांच को बेरवादार ठोस लगा दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में रबर या फिर कांच दो ही आपसे बार बार पूछे जाते हैं, रबर या फिर कांच बच्चों। देखिए कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह, फिर से बच्चों खाली जगह पूछ लिया गया तो 32%, और भरा हुआ पूछ लिया जाए आपसे तो 68% जो है वह भरा हुआ होता है, याद रखिएगा इसे। देखिए कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होते हैं, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों ही किसमें पाए जाएंगे बच्चों, तो HCP और CCP में। किसमें बच्चों, तो HCP और CCP, याद रखिए आप लोग। देखिए कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है, तो धातु का बच्चों कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा, यहाँ पर क्या है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल यानी कि बच्चों HCP का बच्चों कोऑर्डिनेशन संख्या सीधा सीधा बोला जाए तो पूछा जा रहा है, जो कि होता है 12। कितना होता है बच्चों, 12 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। और बच्चों यहाँ पर एक एक प्रश्न को देखिए, यहाँ पर ऊपर चलाया तो हम लोग नीचे थे, देखिए। और बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा आप लोगों को एक एक प्रश्नों को आपको बच्चों एक एक प्रश्न को आपको कमेंट में बताते चलना है, आपको बच्चों कमेंट में बताते चलना है, क्योंकि बच्चों जब आप कमेंट में लिखते हैं तो आपको याद होते चला जाता है। यहाँ पर 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं, देखिए कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है बच्चों, तो यहाँ पर फिर से ग्लास दिया गया, ग्लास को ही हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, कांच कहते हैं, ग्लास को ही हम लोग कांच कहते हैं बच्चों, तो यहाँ पर यही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है बच्चों, तो क्रिस्टलीय तंत्र की संख्या होता है बच्चों 7। कितना होता है, तो वह होता है बच्चों 7, याद रखिएगा आप लोग, 7 को आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है, लौह चुंबकत्व को बच्चों कौन सा प्रदर्शित करता है, तो CrO2, क्रोमियम का ऑक्साइड जो है बच्चों ये लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है, क्रोमियम का डाइऑक्साइड बच्चों, क्रोमियम डाइऑक्साइड। और देखिए अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, तो अनुचुंबकत्व जो है, अनुचुंबकत्व कौन करेगा बच्चों, तो O2 करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन में जो है बच्चों 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेयर्ड, इसलिए ये चुंबक
को जो है यहाँ पर क्या करता है, उन चुंबकत्व को यह प्रदर्शित करता है। देखिए हमारा अब अगला नंबर चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, एक चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है बच्चों, एक चैप्टर जो है आपका समाप्त हो चुका है। तो देखिए इसी प्रकार से हम लोग हर एक चैप्टर को देखते चलेंगे और एनर्जेटिक तरीके से देखते चलेंगे, एक भी प्रश्न आपका जो है आपका छूटने नहीं दिया जाएगा बच्चों। देखिए हमारा चलते हैं बिलियन चैप्टर, जिसका हम लोग इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, उसका भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। सॉल्यूशन चैप्टर का ही हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी बिलियन का क्या है बच्चों, कि किसी बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका बच्चों जो है वह तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। किस पर बच्चों, तो तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है, पूछा जा रहा है। तो देखिए तापक्रम पर निर्भर किस चीज पर पड़ेगा, अगर मान लीजिए वह लिक्विड हो, अगर आप नीचे से बच्चों आग लगाए हुए हैं, मान लीजिए आग लगाए हुए हैं, तब तो बच्चों जो है इस पर तापक्रम पर निर्भर करेगा, यह भाप बनकर उड़ जाएगा बच्चों। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर जो है, यहाँ पर बच्चों आलू रख दिया गया है और नीचे से आप बच्चों कितना भी आग लगाए या फिर कितना भी बच्चों ताप हो, तो क्या इस पर इसको फर्क पड़ेगा, क्या यह बच्चों कम हो जाएगा या फिर ज्यादा होगा, नहीं हो पाएगा बच्चों, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखिए मोल रहता क्या होता है, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर से आप समझ गए बच्चों कि यह लिक्विड है, लेकिन मोल रहता जो होता है बच्चों 1 केजी विलायक में होता है, 1 केजी विलायक में। तो 1 केजी आप जैसे समझे बच्चों, तो आप समझ जाइए कि इस पर ताप का जो है बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। यह क्या होता है बच्चों कि 1 केजी विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, विले मोलों की संख्या को हम लोग कहते हैं मोललता बच्चों कहते हैं। याद रखिएगा निम्न में से विलियन के लिए बच्चों कौन उप संयोजक गुणधर्म है बच्चों। तो ये भी प्रश्न जो है आपसे कम से कम बच्चों एक क्वेश्चन तो जरूर होगा। इस प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिए, आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा बच्चों कि निम्नलिखित में से किस विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म है बच्चों। तो अनुसंख्य गुणधर्म बच्चों 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। परासरण दाब क्या बच्चों, तो परासरण दाब याद रखिएगा, परासरण दाब और बच्चों और क्या होता है बच्चों, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये 4 को याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर परासरण दिया गया है, यहाँ पर दाब होना चाहिए बच्चों, परासरण हो या फिर परासरण दाब, आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। क्योंकि पृष्ठ तनाव तो होगा नहीं, क्वथनांक का अगर उन्नयन दिया हुआ होता बच्चों, क्या तो उन्नयन दिया हुआ होता तो यह हो जाता, अर्धायु भी नहीं होगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में फिर से पूछ लिया गया बच्चों। देखिए यहाँ पर मैंने इसीलिए बोला कि यहाँ पर आपका बच्चों 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म है बच्चों, अनुसंख्य गुणधर्म बच्चों परासरण दाब होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता तो यह भी हो जाता, पृष्ठ तनाव तो होगा नहीं, श्यानता होगा नहीं बच्चों, और या फिर आपको यहाँ पर हिमांक का अवनमन दे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन दे, सब जो है या परासरण दाब होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं बच्चों परासरण दाब। देखिए 0.01 मोलर ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 mgCl2 विलयन के हिमांक के अवनमन में बच्चों है, हिमांक के अवनमन में बच्चों है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर हमारा काम आएगा वान ठप गुणांक, आई का जो मान है जिसका भी ज्यादा होगा बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह जो MgCl2 है बच्चों इसमें कितना होगा, वान ठप गुणांक, जब आप इसको तोड़िएगा तो इसको 3 बार में आप तोड़ सकते हैं, 3 टुकड़ों में Mg2 प्लस और 2Cl माइनस में, इस प्रकार से बच्चों। तो जब इसका 1 ठप गुना निकालिएगा बच्चों 3 होगा, इसलिए यह कितना हो जाएगा, लगभग तिगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हमारा, लगभग तिगुना हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कि CaNO3 के होल टॉय में 1 ठप गुणांक होता है, CaNO3 के होल टॉय में बच्चों 1 ठप गुणांक, यहाँ पर भी आई का पूछ लिया गया है मान 1 ठप गुणांक। तो क्या होगा बच्चों, इसे देखिए बच्चों Ca2 प्लस में टूटेगा, देखिए बच्चों ये जो है यह 2 प्लस में टूटेगा, और NO जो है बच्चों NO3 जो है यह माइनस में यहाँ पर टूट गया बच्चों। तो यह कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 अगर आप लोग जोड़िएगा बच्चों तो यह कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर भी हमारा 1 ठप गुणांक आ रहा है, कितना बच्चों 3 आ रहा है। बस यही आपको याद रखना है, 1 ठप गुणांक बच्चों आपको आना चाहिए, या फिर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, आप आराम से लगा सकते हैं। देखिए कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है बच्चों, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म जो है, अनुसंख्य गुणधर्म से फिर से आपसे प्रश्न पूछ लिया गया, तो वो कौन होगा बच्चों, घनत्व तो होगा नहीं, द्रव्यमान होगा नहीं, ताप होगा नहीं बच्चों, क्वथनांक का उन्नयन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन बच्चों। घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल्ले की मोलों की संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, घोलक के 1 केजी में उपस्थित बच्चों, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था 1 केजी में उपस्थित घोलक के घुल्ले की मोलों की संख्या बच्चों मोल लता होता है, और यही पर बच्चों मोल लता जो है 1 लीटर में होता है,
1 लीटर विलयन में 1 लीटर बच्चों विलयन में उपस्थित इस प्रकार से होता है। घोलों की घुल की मोलों की संख्या को हम लोग बच्चों मोल रहता कहते हैं, याद रखिएगा इसे भी। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है बच्चों, बिना किसी परिवर्तन के उबल रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, एजियोट्रॉपिक मिश्रण बच्चों। क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श घोल नहीं है बच्चों। आदर्श घोल क्या होता है, जो कि बच्चों यहाँ पर क्या करता है, जो रॉल के नियम का पालन करता है। और आदर्श नहीं बच्चों यानी कि अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है, जो रॉल के नियम का पालन नहीं करे बच्चों, जो रॉल के नियम का पालन नहीं करे बच्चों। और यहाँ पर जो दिया गया है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये दोनों जब मिलते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। और यह जो है राउल्ट के नियम को बच्चों बिल्कुल ही तोड़ देते हैं, बिल्कुल भी नहीं मानते। इसलिए हमारा अनादर्श विलयन जो है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को बच्चों क्या कहते हैं। देखिए 1000 ग्राम है बच्चों, 1000 ग्राम यानी कि केजी में लीजिए तो यहाँ पर कंफर्म है कि मोलर वाला भी हमारा राइट आंसर। मोलर वाला पहले ही हम लोग काट देते हैं, मोलर वाला काट देते हैं। मोलर वाला हमारा 2 बच गया है, मोलर वाला हमारा 2 बच गया है। 1000 ग्राम बच्चों यानी कि 1 केजी। 1000 ग्राम बराबर बच्चों क्या होता है, तो 1 केजी होता है। और यहाँ पर ग्लूकोज दिया हुआ है 18 ग्राम ग्लूकोज। कितना दिया गया है बच्चों, तो 18 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है। इसका मोल निकालिएगा बच्चों तो आपका 0.1 आ जाएगा। 0.1 में जब आप 1 से कीजिएगा बच्चों तो आपका आंसर आएगा 0.1 ही। 1 केजी है चूंकि बच्चों, जब 1 से कीजिएगा तो आपका बच्चों 0.1 ही आएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो 0.1 मोलर जो यहाँ पर है राइट आंसर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा बच्चों। सबसे अधिक क्वथनांक जो है वह किसका होगा बच्चों, जिसका वान ठप गुणांक ज्यादा होगा, जिसका वान ठप गुणांक बच्चों ज्यादा होगा। ग्लूकोज का होगा नहीं, सुक्रोज का होगा नहीं, यूरिया का होगा नहीं। NaCl का बच्चों 2 होता है वान ठप गुणांक, याद रखिए कितना होता है, 2 होता है। Na प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, 2 हो जाएगा। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि HCl और H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण होता है बच्चों, तो HCl और H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण जो है बच्चों वह 20.2% HCl होता है। इसे आपको याद करना पड़ेगा, इसे आपको बच्चों याद करना पड़ेगा। हो सकता है इस बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए बच्चों। देखिए कि निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शाता है बच्चों। तो धनात्मक विचलन से कौन दर्शाएगा, तो वह दर्शाता है बच्चों कौन, जल्दी से बता दीजिए। C2O5 क्या बच्चों, एथेनॉल और एसीटोन। एथेनॉल और एसीटोन को खोज लीजिए तो देखिए C2H5OH तथा CH3COCH3 बच्चों। एथेनॉल और एसीटोन जो है बच्चों वह राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को बच्चों दर्शाएगा। देखिए कि किसी विलयन के प्रसरणी दाब को निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो समीकरण होता है बच्चों P बराबर CRT। P बराबर CRT, P की जगह पर आपको बच्चों पाई भी मिल सकता है, पाई भी आपको मिल सकता है बच्चों। तो याद रखिएगा P हो या फिर पाई हो, P हो या फिर पाई हो, हमारा राइट आंसर यही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है बच्चों। अनुसंख्य गुणधर्म यहाँ पर नहीं है पूछा गया है बच्चों। तो हिमांक का अवनमन होता है, प्रसरणी दाब भी होता है, क्वथनांक का अवनयन होता है बच्चों। और एक और है जो कौन सा होता है जल्दी बताइए, तो वह होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। और यहाँ पर केवल और केवल वाष्प दाब दिया गया है, इसलिए यह बिल्कुल भी नहीं होगा। अनुसंख्य गुणधर्म यहाँ पर पूछा जा रहा है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल भी अनुसंख्य गुणधर्म नहीं होगा, वाष्प दाब नहीं होगा। वहीं पर अगर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन दिया हुआ होता तो वह हो जाता बच्चों। देखिए निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल को प्रसरणी दाब असामान्य होता है। प्रसरणी दाब जो है उसका असामान्य होता है, तो वह होता है बच्चों साधारण लवण का, यानी कि बच्चों किसका, तो वह होता है NaCl का बच्चों। किसका, तो NaCl जो है याद रखिएगा जब यह टूटता है तो उनका सब असामान्य हो जाता है, क्योंकि कणों की संख्या बच्चों जो है वह बिल्कुल बदल जाती है। वह विलयन क्या है बच्चों, वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन या धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं। धनात्मक या फिर ऋणात्मक है बच्चों, धनात्मक या फिर ऋणात्मक है बच्चों। यह समझिए कि जो राउल्ट के नियम को पालन करता है वो क्या होता है बच्चों, आदर्श होता है। और जो न माने वो अनादर्श। यहाँ पर क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को दर्शा रहा है, यानी कि मतलब नहीं के बारे में यहाँ पर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनादर्श हो जाएगा। यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है बच्चों। देखिए कि समपरासी विलयन के बराबर होता है, समपरासी विलयन के
देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मैं आपको काम दे रहा हूँ, एक काम दे रहा हूँ, इस प्रकार से आपको करना है, तो कभी जो है आप उससे ज़्यादा कर दे रहे हैं या फिर कभी आप उससे कम कर दे रहे हैं। तो इसे समझिए, या तो आप ज़्यादा करते रहें या फिर उसे कम कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये रोबल जो है वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, या तो आप ज़्यादा कर रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं, और उसको काम इतना ही चाहिए बच्चों। तो जब आप उसका काम ही परफेक्शन से नहीं कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, अनादर्श हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से एग्जाम्पल के साथ आप लोग याद रखें। देखिए, समपरासी विलयन के बराबर होता है, तो समपरासी विलयन जो है बच्चों यह प्रसरणी दाब के बराबर होता है। याद रखिएगा, समपरासी विलयन प्रसरणी दाब के बराबर होता है। और देखिए कि फेरिक हाइड्रोक्लोर क्या है बच्चों, फेरिक हाइड्रोक्साइड के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य सबसे प्रभावी है बच्चों। तो सबसे प्रभावी विद्युत अपघट्य इसमें से कौन हो जाएगा, तो वह बच्चों पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। कौन बच्चों, तो पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। याद रखिएगा, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन बच्चों अधिकतम होगा, जिसके लिए वार्नठफ गुणांक बच्चों अधिक होगा। तो देखिए, K2SO4 को जब आप तोड़िएगा बच्चों तो आपका आ जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। NaCl का बच्चों 2 होगा, आपने ऊपर देख चुका है। यूरिया टूटेगा नहीं, ग्लूकोज टूटेगा नहीं बच्चों। तो सबसे अधिक कौन है बच्चों, K2SO4 है। K2SO4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, K2SO4। देखिए, यदि किसी आदर्श गैस पर एक प्रक्रम प्रक्रिया में जो DW है बच्चों यहाँ पर 0 से बड़ा है, यहाँ पर भी दिया गया है, तो वह बच्चों क्या होगा, तो वह जो है बच्चों क्या होगा। तो देखिए, उष्मा भी बाहर जा रहा है और काम भी बच्चों सिस्टम जो है वो कर रहा है। तो एनर्जी क्या होगा बच्चों, उष्मा भी बाहर जा रहा है, काम भी किया जा रहा है, तो एनर्जी उसका लो हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी कि तापक्रम घट जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तापक्रम घटेगा। यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्य गुणधर्म बच्चों नहीं है। यहाँ पर कौन सा, हिमांक अवनमन है बच्चों, यहाँ पर वाहदाब का अपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक उन्नयन है बच्चों, लेकिन प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है यह बच्चों बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं के बारे में पूछा गया है। और बच्चों याद रखिएगा, अनुसंख्य गुणधर्म से आपका एक न एक प्रश्न आपका जरूर रहने वाला है, तो उसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि वह कोई हार्ड चीज नहीं, एकदम आसान चीज है। 4 चीज है वहां पर। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा बच्चों, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए बच्चों। तो आपको कुछ नहीं करना है, 234 है यहाँ पर, 234 में से आपको 234.2 है बच्चों, 234 में से 34.2 को घटा देना है, जो कि आपका कितना बच जाएगा, तो 200 ग्राम आपका बच्चों हो जाएगा। 200 ग्राम को जब आप केजी में बदलिएगा तो 0.2 केजी आ जाएगा बच्चों। कितना है, तो 0.2 केजी आ जाएगा, 0.2 केजी। और यहाँ पर क्या है, चीनी घोल में घोल का मोलल सांद्रण पूछा जा रहा है बच्चों। अब मोल क्या होगा, तो 0.1 होगा, तो 0.2 जो कि बच्चों आपका घटा कर आया है 0.2, तो 0.1 बट्टा 0.2 कीजिएगा, तो अब आप जब इसको निकालिएगा 1/2 कीजिएगा तो आपका 0.5 आता है। 1/2 जो है 0. कितना आएगा, 5 आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। देखिए, 5% केन शुगर अनुभार बच्चों इतना दिया गया है। सेटोनिक है तो 1% घोल के एक्स के साथ एक्स अणु का भार बच्चों कितना हो जाएगा, ये भी प्रश्न जो है उसी प्रकार से है, उसी प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर 342 भी दे दिया गया है बच्चों। कितना दे दिया गया है, तो यहाँ पर 342 भी दे दिया गया है। तो उसी प्रकार से आपको निकाल देना है, 5 बटा कर देना है बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। आपका क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 68.4 हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसको आप लोग निकालिएगा क्या आ जाएगा बच्चों, 68.4। देखिए यहाँ पर 234 है बच्चों, क्या है बच्चों, 342 है। 342 बट्टा यहाँ पर जब आप 5 कर दीजिएगा, 5% केन शुगर है, 5 जब आप कीजिएगा बच्चों, तो आपका जब आप काट कर देखिए बच्चों, आपका कितना आंसर आएगा, आप काट कर देखिए आपका कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 5 छक 30, 5 छक 30 हो जाएगा बच्चों। 6 और 4 2 है यहाँ पर, तो फिर 8 बजे 40 और 0.4 कर दीजिए बच्चों, 68.4 आ रहा है। आराम से आपका आंसर बन जाएगा। किसी बिलियन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घुले हुए है, तो बिलियन की मोलरता क्या होगा, 200 मिलीलीटर में बच्चों। ठीक उसी प्रकार से प्रश्न यहाँ पर भी दिया गया है, उसी प्रकार से दिया गया है बच्चों। NaOH में बच्चों घुला हुआ है, किसमें बच्चों, तो NaOH में घुला हुआ है। इसको आप लोग आराम से निकाल सकते हैं।
ठीक उसी प्रकार से आपका आएगा यहाँ पर जब आप निकालिएगा 0.25 आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में आपको क्या करना होगा 0.05 बट्टा आपको 0.2 लगाना होगा बच्चों, क्योंकि 2 ग्राम है 200 मिलीलीटर है, जब लीटर में बदलिएगा तो 0.2 आएगा बच्चों। इस प्रकार से आप कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होगा बच्चों, तो सामान्य ताप एवं दाब पर जो है किसी गैस के 1 मोल का आयतन हो जाएगा बच्चों 22.4 लीटर। क्या हो जाएगा बच्चों, तो 22.4 लीटर हो जाएगा। और देखिए कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, सबसे अधिक क्वथनांक बच्चों किसका होगा, तो देखिए NaOH का कितना होगा बच्चों, NaOH का हो जाएगा 2, Na2SO4 का कितना हो जाएगा बच्चों, Na2SO4 का बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 3, और NH4 है तो इसका भी बच्चों यहाँ पर 2 होगा, इसका भी यहाँ पर 2 होगा। सबसे अधिक जो है Na2SO4 का आ रहा है बच्चों, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा 2 प्रश्न जो है इस चैप्टर से बार बार पूछा जाता है, एक अनुसंख्य गुणधर्म और एक बच्चों वानठप गुणांक वाला। देखिए एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन पर इतना दिया गया है वायुमंडल है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा बच्चों, इस घोल का सांद्रण निकालने के लिए पाई बराबर CRT फार्मूला पर आपको निकालना होगा बच्चों, जो कि हमारे पास यहाँ पर जगह की कमी है इसलिए मैं नहीं निकाल पाऊंगा बच्चों। यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं करना है, पाई का मान बच्चों यहाँ पर यही रख देना है। एक बार मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, आप जब गुना कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। या ये कर देना है और C गुने बच्चों जो है फिर इसी को गुना करके और 300 से गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर आपका आंसर आएगा क्या, तो 0.0033 मोलर आ जाएगा बच्चों, याद रखेगा। इस प्रकार से देखिए 0.1 मोलर BaNO3 के होल्ट वानठप गुणांक है 2.74 दिया गया है, तो विघटन स्तर क्या होगा। तब बच्चों यहाँ पर विघटन स्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर भी आपको वानठप गुणांक निकालिएगा, वानठप गुणांक निकाल कर आपको 3 आएगा बच्चों, 3 आएगा तो उस प्रकार से आप निकाल दीजिएगा तो आपको 87% यहाँ पर आएगा बच्चों, 87% विघटन स्तर आ जाएगा। देखिए कि समपरासी विलयन के बराबर होता है, तो बच्चों समपरासी विलयन के बराबर होता है मोलर सांद्रण। क्या होता है बच्चों, तो मोलर सांद्रण होता है प्रसरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है बच्चों, तो प्रसरण दाब जो है वह P बराबर CRT या फिर आपसे पाई बराबर CRT भी लिखा मिल सकता है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अर्धपारगम में झिल्ली से प्रसरण की क्रिया में क्या निकल पाते हैं बच्चों, तो जब अर्धपारगम में जो झिल्ली है बच्चों केवल और केवल विलायक के कणों को ही बाहर निकलने देता है, केवल और केवल विलायक के अणु को ही यह निकलने देता है बच्चों। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है बच्चों, तो आदर्श विलयन जो है, आदर्श विलयन का गुण है यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है। जो नहीं करता है यह बच्चों अनादर्श, जो नहीं करता है यह अनादर्श हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि वहां जो है वहां वायुमंडलीय दाब जो है वह कम होता है, वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए वहां पर क्वथनांक भी कम हो जाता है बच्चों, क्वथनांक भी बच्चों कम हो जाता है। और चलिए इस चैप्टर को भी हमने समाप्त कर चुके हैं, 2 चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है बच्चों, और बढ़ते चलते हैं इसी प्रकार से। और एक एक प्रश्न को बच्चों अच्छी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं, एक एक प्रश्न को। देखिए हमारा 3rd नंबर चैप्टर जिसका नाम क्या है, जल्दी से आप लोग पहले तो आप लोग इस चैप्टर का नाम ही आप लोग कमेंट में बताइए, इस चैप्टर का नाम आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, जिसका नाम है बच्चों वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन जिसे हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री भी कहते हैं। इसका 1st नंबर क्वेश्चन है कि एक फैराडे का विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 फैराडे जो है बच्चों, 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे बराबर होता है बच्चों 96,485 कूलाम। कितना बच्चों, तो 485 कूलाम, जो कि बच्चों बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है तो लगभग में दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर 485 को सीधा 500 कर दिया जाता है, तो सीधा 500 करके 96,500 कूलाम कर दिया जाता है, 96,500 कूलाम, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बच्चों। किसमें, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। देखिए कि 96,500 कूलाम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है, विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है बच्चों। यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, तो वह मुक्त करेगा बच्चों 31.76 ग्राम तांबा, 31.76 ग्राम तांबा को यह मुक्त करेगा बच्चों, याद रखिएगा। देखिए विद्युत धारा किसी चालक से इलेक्ट्रोडों के द्वारा प्रवाहित होती है, तो चालक को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड से यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है, किससे
प्रवाहित हो रहा है बच्चों, तो इलेक्ट्रोड से प्रवाहित हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर समझिए, जब आयन के चलते जो है बिजली बह रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं बच्चों, तो उससे हम लोग कहते हैं विद्युत अपघट्य चालक। यहाँ पर क्या है समझिए, विद्युत धारा किसी चालक के इलेक्ट्रोडों द्वारा प्रवाहित हो रहा है तो चालक को क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे बच्चों विद्युत अपघट्य चालक। विद्युत अपघट्य चालक बच्चों याद रखें। धात्विक चालक किसे हम लोग कहते हैं, जो कि किससे हो, तो तार से, धातु से जो वो प्रभावित हो बच्चों। ए बी सी डी मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है। यहाँ पर सीधा यहाँ पर यह देखिए अवकरण क्षमता पूछा जा रहा है हमसे। अवकरण क्षमता यहाँ पर पूछा जा रहा है। अवकरण क्षमता का मतलब क्या होता है, सबसे अधिक माइनस वाला। पहले तो आप लोग ए बी सी डी लिख लीजिए, यहाँ पर ए बी सी और डी, ए बी सी डी लिख लीजिए। सबसे ज्यादा माइनस में बच्चों देखिए माइनस कौन सा है, तो माइनस में दिया गया है ए हमारा -3.05। और फिर बाद में क्या दिया गया है, तो इसके बाद माइनस में हमारा क्या है बच्चों, यह देखिए इसके बाद हमारा माइनस में दिया गया है बी। पहले तो हमारा ए है बच्चों, उसके बाद है बी, इसके बाद बी, उसके बाद बच्चों हमारा सी है, और उसके बाद है हमारा बच्चों डी। इस प्रकार से बच्चों, लेकिन यहाँ पर केवल एक ऑप्शन में दिया गया है, तो केवल और केवल एक हमारा माइनस में सबसे ज्यादा है ए वाला। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है बच्चों। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड को याद करने के लिए आप एक फार्मूला को याद कर लीजिए, लोन, LOAN, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या बच्चों, तो ऋणात्मक होता है। लेफ्ट जो होता है बच्चों, एनोड जो है, एनोड यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में एनोड पूछा जा रहा है बच्चों, तो याद रखिए वह लेफ्ट साइड होता है। फर्स्ट याद हो गया आपको, वह ऑक्सीडेशन होता है बच्चों उस पर, और वह जो एनोड है वह होता है नेगेटिव। इस प्रकार से ये पूरे गैल्वेनिक सेल को आप लोग याद कर सकते हैं इस फार्मूला के मुताबिक बच्चों। तो वह क्या होता है, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होता है। देखिए कि 1 मोल Al3+ को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, कितने आवेश की बच्चों आवश्यकता होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो 289.5 × 10³ कूलम बच्चों, 10³ कूलम बच्चों। ए बी सी तत्वों को मानक अपचयन, फिर से अपचयन क्रम पूछ लिया गया बच्चों। वही अवकरण क्षमता के बारे में यहाँ पर आपसे फिर से पूछा जा रहा है। तो देखिए फिर से हम लोग ए बी सी डी लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, ए बी और सी। सबसे ज्यादा माइनस में देखिए यहाँ पर अभी बी दिया गया है, सबसे ज्यादा माइनस में यहाँ पर बी को दिया गया है, तो पहले हम लोग बी लिखेंगे। फिर यहाँ पर माइनस में सी है बच्चों, तो सी को लिखेंगे, और फिर यहाँ पर बच्चों यह प्लस में है इसलिए इसको लास्ट में लिखेंगे ए को। तो बी सी ए देखिए ऑप्शन नंबर हमारा डी में राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी सेल की अभिक्रिया साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल बच्चों क्या होगा, तो सेल का यहाँ पर विद्युत वाहक पूछा जा रहा है, वो भी साम्य अवस्था पर। साम्य अवस्था जब भी पूछे आप लोग शून्य लगा दीजिए। क्या लगाइए बच्चों, शून्य लगा दीजिए आराम से आप लोग आंख मूंद कर। देखिए कि लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। लोहा को अगर आपको बचाना है जंग लगना से, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, तो आयरन का कैथोड लगा देंगे। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या लगा है, खारे जल में इसे रखेंगे। तो खारे जल में जब आप इसे रखिएगा बच्चों, तो यह और जल्दी जो है यह जंग लगाएगा, और भी जल्दी वह जंग लगा देगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही वहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए Zn2+ Cu2+ बच्चों AgCu और दिया गया है। तो इसमें से यह कौन सा सेल है पूछा जा रहा है बच्चों, तो यह है हमारा डेनियल सेल। जब भी आपको जिंक और कॉपर की जोड़ी मिले, आप लोग किस सेल को लगाएंगे बच्चों, तो वह लगाएंगे डेनियल सेल को। अब देखिए जब लेड संचायक सेल को बच्चों चार्ज किया जाता है, तो निम्नलिखित में से क्या होगा, तो जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो वह वहां पर बच्चों H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, और वह जो है फिर से चार्ज हो जाता है। वह बैटरी याद रखिए, वह बैटरी जो है फिर से चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है बच्चों फिर से क्या होता है, बनने लगता है बच्चों। हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों जो है यह ईंधन सेल है। यह क्या है बच्चों, तो यह फ्यूल सेल है। याद रखिएगा, इसे ईंधन के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जलाकर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो हाइड्रोजन को जलाकर हम लोग बिजली बनाते हैं। और याद रखिएगा इसे अपोलो मिशन में भी इस्तेमाल किया गया था। इसे हम लोग अपोलो मिशन, जो कि कहाँ गया था, अपोलो मिशन चांद पर किया गया था, उस पर भी यहाँ पर बच्चों इसका इस्तेमाल किया गया था। देखिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका बच्चों क्या पूछा जा रहा है, विद्युत वाहक बल। यहाँ इस प्रकार के प्रश्न को बच्चों आपको पूरा पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर करना क्या होता है कि
करना क्या होता है बच्चों की कैथोड में से बच्चों एनोड को घटा दिया जाता है, ऊपर वाले में से नीचे को आप लोग घटा दीजिए बच्चों, जो कि क्या हो जाएगा। तो देखिए 0.80 दिया गया है, यहाँ पर जब आप घटाइएगा बच्चों तो यहाँ पर जब आप घटाइएगा तो यह जो है माइनस में है, इसलिए यह प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बच्चों, क्योंकि घटाना है, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर सीधा जुड़ जाएगा। तो 0 और 4 तो यह 4 हो जाएगा बच्चों, 8 1 9 हो जाएगा और 0 पॉइंट में आ जाएगा, तो 0.94 हमारा राइट आंसर हो, 0.94 वोल्ट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए कि 1 फैराडे विद्युत CuSO4 के विलयन से विक्षेप करता है, निक्षेप नहीं होगा बच्चों, विक्षेप करता है, यहाँ पर होगा विक्षेप करता है। तो क्या करता है बच्चों, 1 फैराडे जो है वो CuSO4 के विलयन से कर रहा है बच्चों, किससे, CuSO4 के विलयन से। यहाँ पर ऊपर ही हमने देखा था बच्चों, ऊपर ही उस प्रश्न को देखा था, जो कि कितना आएगा, 31.76 ग्राम तांबा आ जाएगा बच्चों, 31.76 ग्राम तांबा। निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया एनोड पर संभव है बच्चों, एनोड पर इसमें से कौन सा संभव है। तो याद रखिएगा एनोड पर जो है वह ऑक्सीकरण, क्या होना चाहिए बच्चों, ऑक्सीकरण होना चाहिए यहाँ पर, इसलिए हमारे यहाँ पर फर्स्ट नंबर हो जाएगा 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस Cr2O7 2 माइनस, ये वाला जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का बच्चों द्वितीय नियम जो है वो किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। तो फैराडे का जो द्वितीय नियम है विद्युत विच्छेदन का, वह है बच्चों विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित, किससे बच्चों, तो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से है, याद रखिएगा आप लोग। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है बच्चों, द्वितीयक सेल इसमें से कौन है, जल्दी से बता दीजिए। तो द्वितीयक सेल जो है बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी, द्वितीयक सेल क्या होता है बच्चों, जिसे हम लोग पुनः चार्ज कर सके। और यह जो है यहाँ पर लेक्लांचे सेल, सांद्रण सेल, यह जो है बच्चों प्राथमिक सेल होता है, प्राथमिक सेल जिसे हम लोग एक बार यूज करके फिर बाद में फेंक दे बच्चों, तो यह जो है कामिल नहीं होता है। लेकिन लेड स्टोरेज जो बैटरी होता है इसे हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं चार्ज करके बच्चों, जैसे आपका फोन होगा बच्चों, फोन का बैटरी जो है आपका द्वितीयक सेल होगा। देखिए यहाँ पर कि अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछा जा रहा है, फिर से आपका यहाँ पर विद्युत वाहक बल ही पूछा जा रहा है बच्चों। तो विद्युत वाहक बल आपको मैंने क्या बताया था कि ऊपर वाले में से आपको नीचे घटा देना है, याद रखिएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या करना है, घटाना है बच्चों, यहाँ पर प्लस है इसलिए यह घटेगा ही बच्चों, घटेगा। तो 7 में से 6 में से 1 घटेगा बच्चों, आपका 5 आ जाएगा, 6 में से 1 घटेगा आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 5। 7 में से 4 घटेगा आपका 3 आ जाएगा, 0.35 आ जाएगा बच्चों, कितना, तो 0.35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0.35 वोल्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है बच्चों। तो यह सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या है, वह है बच्चों द्रवित है, इसलिए बच्चों कैथोड पर मुक्त हो जाएगा सोडियम। द्रवित है तो क्या होगा बच्चों, सोडियम मुक्त होगा। और यहीं पर बच्चों अगर जलीय दिया हुआ होता है, क्या दिया हुआ होता है बच्चों, अगर यहाँ पर जलीय दिया हुआ होता तो वह होता बच्चों हाइड्रोजन होता बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वह मुक्त होता। लेकिन यहाँ पर द्रवित है इसलिए सोडियम होगा बच्चों मुक्त और क्लोराइड होगा बच्चों मुक्त। यह कैथोड पर सोडियम होगा और एनोड पर बच्चों क्या हो जाएगा, एनोड पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर उष्मा और विद्युत का बच्चों अच्छा चालक होता है, तो उष्मा और विद्युत का बच्चों अच्छा चालक होता है ग्रेफाइट, जो कि आपने 10th में भी पढ़ा होगा बच्चों कि उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है बच्चों ग्रेफाइट, जो कि आपके पेंसिल में भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से बच्चों किससे संबंधित है। तो फैराडे का विद्युत अपघटन नियम जो है यह इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, इलेक्ट्रोलाइट के यह समतुल्य भार से बच्चों संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए कि 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होता है। तो 1 फैराडे विद्युत धारा जब आप प्रवाहित क्या कीजिएगा बच्चों, प्रवाहित कीजिएगा तो उसमें प्राप्त मात्रा हो जाएगा बच्चों 1 ग्राम समतुल्य के, किसके बच्चों, तो 1 ग्राम समतुल्य के। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम फ्लोराइड का जलीय घोल विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद, यहाँ पर धनाद नहीं होगा बच्चों, धनोद एवं ऋणोद पर, धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल होगा बच्चों सोडियम फ्लोराइड के। यहाँ पर क्या है बच्चों, जलीय घोल है, जलीय घोल, यहाँ पर क्लोराइड होना चाहिए बच्चों, फ्लोराइड नहीं, जलीय घोल है। तो जलीय घोल हो तो ऑक्सीजन और बच्चों हाइड्रोजन यहाँ पर मुक्त होगा, क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मुक्त होगा। मैंने आपको ऊपर ही बताया था धनोद और ऋणोद पर।
देखिए कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है बच्चों। तो धातु की तरह विद्युतीय गुण को कौन दर्शाएगा, तो वह दर्शाएगा बच्चों क्रोमियम का, क्रोमियम डाइऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बच्चों। देखिए कि H2O इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर देखिए यह एरो के लिए दिया गया है, एरो है, और यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विभव क्या होगा, पीएच जो है बच्चों इसका 2 दिया गया है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन विभव निकालिएगा तो 1.36 वोल्ट हो जाएगा बच्चों, 1.36 वोल्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि LiCl, NaCl और KCl विलयन का अनंत अनुता पर बच्चों समतुल्य चालकता का सही क्रम क्या होगा। समतुल्य चालकता का बच्चों सही क्रम क्या हो जाएगा बच्चों, तो सही क्रम क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर। तो याद रखिए पहले होगा हमारा KCl, फिर होगा NaCl और फिर होगा बच्चों LiCl। क्या क्या हो जाएगा, तो पहले हमारा KCl हो जाएगा, फिर बच्चों NaCl हो जाएगा, यहाँ पर जीरो काट दीजिए, जीरो नहीं होगा, और फिर हमारा बच्चों LiCl हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बच्चों। और देखिए कि बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता जो है बच्चों, समतुल्य चालकता 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स दिया है, और विशिष्ट सुचालकता जो है 8 × 10⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया है। तो बच्चों BaSO4 का बच्चों KSP क्या होगा, BaSO4 का बच्चों KSP क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और बच्चों इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग निकालने का कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि बच्चों आपके पास समय नहीं है, समय का बच्चों बहुत अभाव है, इसे आपको याद कर लेना ही, याद कर लेने में ही बच्चों आपके लिए यह समझदारी के होगा बच्चों। देखिए सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा बदलती है उसे कहते हैं हम लोग, और उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वैसा सेल जिसमें बच्चों रासायनिक ऊर्जा जो है वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो रासायनिक को यहाँ पर विद्युत में बदला जा रहा है, तो उसे हम लोग गैल्वेनिक सेल कहेंगे, गैल्वेनिक सेल। और यहीं पर बच्चों विद्युत से अगर रासायनिक बदलता है, यानी कि इसका उल्टा होता, तो वह होता बच्चों, वह होता बच्चों विद्युत अपघटन सेल। यहाँ पर दिया गया है किसके बारे में, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनिक सेल, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है बच्चों। देखिए कि मोलर चालकत्व की इकाई होती है बच्चों, तो मोलर चालकत्व की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बच्चों, ओम इनवर्स। देखिए यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में बच्चों। NaCl जलीय घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है बच्चों, तो कैथोड पर यहाँ पर पूछा जा रहा है, वह भी जलीय घोल है, तो जलीय घोल है बच्चों, तो हाइड्रोजन होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कैथोड पर बच्चों आपका हाइड्रोजन होने वाला है, इसलिए मैंने आपको बार बार ऊपर बताया था बच्चों। देखिए कि निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालक करते हैं बच्चों, तो विद्युत का संचालक करते हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत का बच्चों संचालक कौन करेंगे, विलयन में आयन की बात किया जा रहा है, विलयन में यहाँ पर विद्युत अपघट्य करते हैं, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किसी चालक का सेल बच्चों सेल स्थिरांक होता है, किसी चालक का सेल स्थिरांक बच्चों कितना होता है, तो I/A क्या होगा बच्चों, I/A होता है, याद रखिएगा I/A लंबाई बटा क्षेत्रफल होता है, L/A आप लोग इसे लगा सकते हैं। देखिए कि सेल ZnSO4Cu का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, तो इसका कैथोड क्या होगा बच्चों, कैथोड आपका बच्चों राइट साइड वाला होता है, दाहिना साइड वाला बच्चों कैथोड होता है। दाहिना साइड में आपका क्या दिया गया है, तो दाहिना साइड में दिया गया है आपका कॉपर। क्या दिया गया है बच्चों, कॉपर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर कैथोड के जगह पर आपको एनोड पूछा जाता बच्चों, क्या पूछा जाता, एनोड। तो एनोड क्या होता बच्चों, एनोड हो जाता हमारा जिंक। याद रखिएगा सभी प्रश्नों को कि किस प्रकार से बनाना है। देखिए आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो आयनीकरण का सिद्धांत हम देने वाले थे बच्चों, कौन, वो देने वाले थे बच्चों आर्हेनियस। आर्हेनियस ने ही आयनीकरण का सिद्धांत दिया था बच्चों, और उसका बार बार आपसे अथी भी पूछा जाता है, फॉर्मूला भी पूछा जाता है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, विद्युत अपघटन में बच्चों ऑक्सीकरण किस पर होता है, विद्युत अपघटन में बच्चों ऑक्सीकरण आपका किस पर होता है, तो याद रखिएगा एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, और अवकरण होता है हमारे कैथोड पर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑक्सीकरण के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों। देखिए कि 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त कराने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा आवश्यक होगी बच्चों, विद्युत की कितनी मात्रा बच्चों आवश्यक होगी, जल्दी से बता दीजिए। तो 4 फैराडे बच्चों, क्या यहाँ पर 4 फैराडे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4 फैराडे आप लोग याद कर लीजिए। देखिए कि जंग है बच्चों, जंग क्या है, क्या यह फर्नेस लोहा है,
फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, या फिर जल योजित फेरिक ऑक्साइड है बच्चों। तो जंग जो है बच्चों ये जल योजित फेरिक ऑक्साइड है। क्या है बच्चों? जल योजित फेरिक ऑक्साइड है, याद रखिएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? Fe2O3 इसका सूत्र दिया जाए बच्चों तो X2O इसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों इस प्रकार से। देखिए कि निम्न सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा बच्चों? तो निम्न सेल का विद्युत वाहक बल पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि कैथोड में से एनोड को क्या करना है? घटाना है बच्चों। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आपको करना क्या है कि इसमें से आपको इसमें घटा देना है। यहाँ से बच्चों इसमें से इसको घटाना है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, पहले तो यहाँ पर माइनस में है तो माइनस 0.44 -0.44 लिखेंगे, और फिर ये भी बच्चों माइनस में है तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्लस। माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 0.76 है, 0.76 यह हो जाएगा बच्चों प्लस। प्लस हो जाएगा बच्चों, तो इसको इस प्रकार से घटाएंगे हम लोग तो क्या आएगा बच्चों? जल्दी से बताइए। तो 0.32 आपका आंसर आ जाएगा। 0.32 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप घटा लीजिए 14 में से 6 घटाइएगा, आपका किस प्रकार से आएगा? एक एक प्रश्न को आप लोग घटा कर देख लीजिए, आपका जो है किस प्रकार से आपका आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। चूंकि बच्चों यह प्लस में है इसलिए बच्चों यहाँ पर आपको 0.32 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कि विशिष्ट चलकत्व की इकाई होती है बच्चों। विशिष्ट चलकत्व की इकाई यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो विशिष्ट चलकत्व की इकाई हो जाएगी बच्चों ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा बच्चों? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर ए देखिए तो यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स बच्चों देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में बच्चों। तो इस प्रकार से आपको यह भी याद रखना है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए बच्चों। हर बारी में आपको गलती करके नहीं आना है, गलती करना ही नहीं है बच्चों, याद रखिए। क्योंकि एक गलती आपका 1 मार्क्स जो है वह कटवा सकता है, एक गलती आपका 1 मार्क्स कटवा सकता है। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है? विद्युत अपघटन से बच्चों कौन धातु प्राप्त नहीं होता है? तो लोहा जो है बच्चों, लोहा विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है, विद्युत अपघटन से नहीं प्राप्त होता है। और किससे प्राप्त होता है जल्दी से बताइए, क्योंकि इस प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे किस चैप्टर में बच्चों? तो हमारे 6 चैप्टर में। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा तीसरा चैप्टर भी समाप्त हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं हम लोग अब चौथे चैप्टर पर। उसे भी अच्छी प्रकार से हम लोग देखते चलेंगे। एक एक प्रश्न जो है आपके लिए बच्चों इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक भी प्रश्न को आपको छोड़ने का मतलब है कि आप एक प्रश्न को, एक नंबर को आप छोड़ रहे हैं बच्चों। क्योंकि बच्चों कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए ना तो आप जानते हो ना ही मैं जानता हूं। यहाँ पर देखिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो प्रथम कोटि है बच्चों तो इसका होता है समय इनवर्स। देख लीजिए बच्चों, यहीं पर आपको सब क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर प्रथम कोटि समय इनवर्स और मोल लीटर सेकंड इनवर्स जो है बच्चों यह शून्य कोटि के लिए होता है। किसके लिए बच्चों? तो यह होता है शून्य कोटि के लिए। और लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स यह होता है बच्चों द्वितीयक कोटि के लिए। किसके लिए बच्चों? तो यह होता है द्वितीयक कोटि के लिए। याद रखिएगा बच्चों, इसमें से बच्चों एक प्रश्न आपका जरूर आएगा, क्योंकि बच्चों इस तीनों में से एक प्रश्न आपका आना निश्चित होता है बच्चों। और कोटि से भी प्रश्न आते हैं, चलिए उसे भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए कोटि से ही प्रश्न दिए गए हैं कि किसी अभिक्रिया का वेग इतना दिया गया है बच्चों। तो यहाँ पर सीधा यहाँ पर पढ़िए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अभिक्रिया की कोटि क्या होता है बच्चों? तो अभिकारक के घातों का योग, अभिकारक के घातों का योग। घात यानी कि बच्चों पावर, पावर यहाँ पर a के पावर 2 दिया गया है और यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि बच्चों 1 है इसका पावर। तो 2 और जोड़ को 1 लगा दीजिए, 2 जोड़ 1 लगाइएगा तो आपका 3 आंसर आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इतना ही आसान होता है। तो एक एक प्रश्न जो है आपको सीखते चलना है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं नॉर्मल, लेकिन कई बच्चे जो है जो पढ़े नहीं होते हैं वह जो है उसी में खुलबुला जाते हैं बच्चों। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बच्चों टी हाफ का मान क्या होगा? टी हाफ का मान होता है, आप लोग याद कर लीजिए, जो कि आपसे फिजिक्स में भी पूछा जा जाता है कि 0.693/K बच्चों, 0.693/K बच्चों। यह आपसे फिजिक्स में भी पूछा जाता है, यह आपसे केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको यह याद कर लेना है। जल में H2G + Cl2G, यहाँ पर बच्चों 2HCl दिया गया है। तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर क्या होगा? और ये याद रखिएगा, यह जो होता है यह सूर्य के प्रकाश में होता है। यह अभिक्रिया यह सूर्य के प्रकाश में होता है। तो जो भी बच्चों अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में हो, याद रखिएगा वह शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, वह शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है।
शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इसमें से क्या सही है बच्चों? तो शून्य कोटि जो होता है टी हाफ समानुपाती होता है ए के। टी हाफ जो है वो समानुपाती होता है बच्चों ए के। याद रखिएगा, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। इस चैप्टर में से 2-3 प्रश्न जो है वही आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। देखिए, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया की दर निर्भर करती है बच्चों किस पर? तो वह करती है सक्रियण मात्रा पर। सक्रियण मात्रा जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों एक्टिव मास, एक्टिवेशन मास। बच्चों देखिए कि यदि dx/dt यहाँ पर इतना दिया गया है H+N, और जब pH 2 से बच्चों 1 करने पर प्रतिक्रिया की दर 100 गुना हो जाता है, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगा? प्रतिक्रिया की बच्चों कोटि क्या होगा? याद रखिए, तो वह हो जाएगा बच्चों द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। वह क्या हो जाएगा बच्चों? वह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। देखिए, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का जो दर है वह किस पर निर्भर करता है? तो वह करता है बच्चों एक्टिवेशन मास, यानी कि बच्चों सक्रिय मात्रा या फिर सक्रिय द्रव्यमान आप लोग कह सकते हैं। उसी को सक्रिय द्रव्यमान भी कह सकते हैं। देखिए कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है, तो उत्प्रेरक जो होता है वो बच्चों वह बिचौलिया का काम करता है। मान लीजिए वह पंडित जी वाला काम करते हैं। पंडित जी या फिर क्या करते हैं, जो जो शादी ब्याह करवाते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे क्या कहते हैं? अगुआ वाला काम करते हैं, अगुआ वाला काम। यह इधर भी कुछ बोलेंगे, इधर भी कुछ बोलेंगे, यानी कि बच्चों यह बढ़ाता भी है, या काम को चाहे तो बढ़ा भी सकता है और काम को चाहे तो वह निपटा भी सकता है। इस प्रकार से होता है। तो यह जो है उसी प्रकार से बच्चों यह अभिक्रिया को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। बच्चों यह समय के अनुसार जो है, समय के अनुसार और बच्चों अपने सिचुएशन के अनुसार बच्चों यह अभिक्रिया को बढ़ाता है या फिर घटाता है बच्चों। इस प्रकार से देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की एक शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है बच्चों A+B बराबर यहाँ पर C दिया गया है, तो इसकी दर क्या होगा बच्चों? शून्य कोटि जो होता है इसका दर और दर स्थिरांक सब पर बच्चों शून्य होगा। 0 0 वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर दिया गया है। देखिए, अभिकारक अणुओं के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है बच्चों। तो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होता है बच्चों वह होता है सक्रियण ऊर्जा बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा। देखिए कि किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है किसके लिए बच्चों? तो हमने ऊपर ही देखा था दर और दर स्थिरांक किसका बच्चों? 0 0 था, तो वह था बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। और बच्चों इसका पूछ लिया जाए आपसे कि क्या होता है इसका बच्चों यूनिट, क्या होता है बच्चों, इकाई क्या होता है? तो याद रखिएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स बच्चों, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। और देखिए क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है बच्चों होती है, क्या समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, या फिर समय के साथ बढ़ या घट सकती है, या समय के साथ बच्चों यह क्या रहती है? निर्भर नहीं करती है। तो देखिए रासायनिक ऊर्जा जो है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा यह समय के साथ घटती है, या क्या होती है बच्चों? जो समय के साथ घटती है। जैसे जैसे बच्चों समय बीतता है अभिकारक बच्चों वह खत्म होने लगता है, या क्या होने लगता है? खत्म होने लगता है बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है बच्चों? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया NaOH वाला नहीं होगा बच्चों, NaOH वाला हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यदि समीकरण वेग बच्चों इतना दिया गया है, तो ए का बच्चों सांद्रण को स्थिर रखना है। ए को बच्चों मतलब कुछ नहीं करना है, स्थिर रखना है, और सांद्रण बी को जो है बच्चों तिगुना कर देना है, तिगुना। तो देखिए ए को हम लोग पहले काट देंगे, बी यहाँ पर लिखेंगे केवल और केवल, बी को यहाँ पर लिखना है। तो बी इस प्रकार से दिया गया है, तो बी को हमको तिगुना कर देना है। बी को अगर हम लोग तीन गुना कर देंगे, बी जब मान लीजिए 3 लिख दिए और 3 का स्क्वायर कर दिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो जब आप उसको तिगुना कीजिएगा, इसको बच्चों अगर तिगुना कर दीजिएगा, बी का जब तिगुना कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा बच्चों? 9 गुना यह हो जाता है। कितना गुना बच्चों? तो 9 गुना हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है बच्चों? तो अभिक्रिया का जो वेग है वह अभिक्रिया की अनुक्ता पर बच्चों निर्भर नहीं करता है। अभिक्रिया की अनुक्ता पर जो है वह निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, वह ताप पर, दाब पर, सांद्रण पर निर्भर करेगा, लेकिन अनुक्ता पर नहीं करेगा। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है बच्चों? यहाँ पर निर्भर करने की बात किया जा रहा है, तो सबसे अधिक करता है वह ताप पर ही निर्भर करता है। किस पर बच्चों? तो वह ताप पर करता है, टेम्परेचर पर करता है। ताप बढ़ाओगे तो के का मान भी बढ़ता है, आर्हेनियस इस प्रकार से बोलते हैं, याद रखिएगा। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु होता है बच्चों, तो अर्धायु क्या होता है? अर्धायु होता है बच्चों वेग स्थिरांक पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु जो है हाफ
बच्चों वह किस पर निर्भर नहीं करता है बच्चों, तो वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है बच्चों, तो अभिक्रिया की दर जो है वह सक्रियण मात्रा पर करता है। इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा। यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, बार बार यह रिपीट होगा आपसे, और इसका आंसर आपको याद रखना है एक्टिवेशन मास बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है बच्चों, तो द्वितीय कोटि के लिए क्या होता है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो मोल इनवर्स लीटर यहाँ पर दिया गया है, सेकेंड इनवर्स, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लीटर का यहाँ पर इनवर्स नहीं होना चाहिए, बस इतना आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने इसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसको बता दिया था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण इतना दिया गया है, तो अभिक्रिया कोटि निकालना है। कोटि यानी कि बच्चों घात, यहाँ पर 1/2 दिया गया है, फिर जोड़ देंगे इसका 1/2, तो जब इसका एलसीएम लीजिएगा बच्चों 2 आ जाएगा, 2 1 + 1 यानी कि बच्चों 2/2 कीजिएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का बच्चों विशिष्ट वेग स्थिरांक बच्चों किस पर निर्भर करता है, जल्दी से बता दीजिए। विशिष्ट वेग स्थिरांक जो है बच्चों यह तापक्रम पर निर्भर करता है। किस पर बच्चों, तो यह तापक्रम पर निर्भर करता है। याद रखिए, तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन जो है बच्चों किस कोटि की अभिक्रिया है, तो तनु NaOH की उपस्थिति में बच्चों। किस पर, तो तनु NaOH की उपस्थिति में है, इसलिए यह बच्चों द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा बच्चों। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का जो मान है बच्चों वह 2 से 3 के बीच होता है, 2 से 3 के बीच होता है। याद रखिएगा, जब भी आप ताप को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाइएगा तो लगभग जो है बच्चों अभिक्रिया 2 गुना बढ़ जाता है, 2 गुना स्पीड से वह हो जाता है बच्चों। देखिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग व्यंजक जो बच्चों n दिया गया है, m दिया गया है, m नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर आपका होगा बच्चों 1, m नहीं होगा यहाँ पर बच्चों, कुछ नहीं होगा बच्चों, इसलिए 1 याद रखिए। तो अभिक्रिया कोटि क्या होगा बच्चों, तो n+1 हमारा हो जाएगा, याद रखिएगा n+1। यहाँ पर बच्चों m नहीं होगा, वो भूल से लिखा गया है, 1 वहाँ पर 1 होगा या फिर कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हमारा चौथा नंबर चैप्टर भी समाप्त हो चुका है, और हमारा लास्ट चैप्टर बचा है 5वां नंबर चैप्टर, जिसका नाम क्या है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। तो उसका नाम है बच्चों सरफेस केमिस्ट्री। क्या है बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन बच्चों। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है बच्चों, लायोफिलिक कोलाइड इसमें से कौन नहीं है। तो लायोफिलिक का मतलब क्या होता है बच्चों, जो लिक्विड से प्यार करे बच्चों, जो लिक्विड से प्यार करे यानी कि तरल चीजों से प्यार करे। तो देखिए यहाँ पर दूध जो है बच्चों यह तरल में होता है। दूध जो होता है बच्चों, दूध में क्या होता है, तो दूध जो है इसमें बच्चों पानी में बच्चों फैट होते हैं, पानी में जो है फैट मिक्स होते हैं, यानी कि वह दूध है, तरल से इसको प्यार है बच्चों। यहाँ पर बच्चों गोंद क्या होता है, गोंद भी बच्चों तरल की तरह होता है, रक्त भी हमारे तरल की तरह होता है। लेकिन कुहासा जो होता है बच्चों यह क्या होता है, कुहासा जो है बच्चों, कुहासा में क्या होता है, हवा में पानी के कण होते हैं। यहाँ पर पानी में बच्चों कुछ कण नहीं है, यह हवा में बच्चों पानी के कण है, हवा में बच्चों पानी के कण है, इसलिए हमारा यह लायोफिलिक कोलाइड नहीं होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि लायोफिलिक किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं। तो लायोफिलिक कोलाइड बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों, क्या तो कुहासा नहीं होगा, क्योंकि इसमें हवा में पानी के कण होते हैं, छोटे छोटे बूंद होते हैं बच्चों हवा में। देखिए दूध है बच्चों, तो दूध क्या होता है, तो जल में परिक्षेपित वसा, मैंने ऊपर ही बताया था दूध क्या है, तो जल में जो फैट होता है उसे क्यों हम लोग कहते हैं, यानी कि जल में परिक्षेपित वसा है, याद रखिएगा। और देखिए कि निम्न में किससे टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है बच्चों, तो टिंडल प्रभाव जो है किसमें नहीं पाया जाता है, तो याद रखिए टिंडल प्रभाव मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। मान लीजिए कि आपका घर है, आपके घर में मान लीजिए छत है, किसी को मान लीजिए थोड़ा सा कोना अगर निकला हुआ है, या फिर खिड़की से ही जब सूरज के प्रकाश आते हैं, इस प्रकार से सूरज के मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, तो उसमें देखिएगा तो छोटा छोटा आपको कण दिखेगा, छोटा छोटा कण दिखेगा, उसी को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, तो उसी को हम लोग कहते हैं टिंडल। क्या कहते हैं बच्चों, तो उसी को हम लोग कहते हैं टिंडल, याद रखिएगा। याद हो गया बच्चों, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धूप में जो दिखता है उसे हम लोग कहते हैं क्या है, तो टिंडल। देखते हैं कोलाइड में वह होता है, और यही पूछा जा रहा है कि टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता है बच्चों।
तो टिंडल प्रभाव जो है बच्चों वह केवल और केवल चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है। किसमें बच्चों? चीनी के घोल में नहीं पाया जाता। हम लोग इसे शर्करा विलयन भी कह सकते हैं, चूंकि यह बार बार आपसे पूछा जाता है। देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है बच्चों, तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो है यह होता है बच्चों अनुत्क्रमणीय। क्या होता है बच्चों? तो यह होता है अनुत्क्रमणीय होता है, याद रखिएगा। और देखिए कि एक उत्क्रमणीय साम्यावस्था, एक उत्क्रमणीय साम्यावस्था आकलन को बढ़ा देता है, आकलन को बच्चों बढ़ा देता है। किस प्रकार से बढ़ाता है? क्या यह उत्पाद की साम्यावस्था आकलन को बढ़ा देता है, या फिर प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक की परिवर्तित कर देता है, या फिर प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है, या फिर बच्चों प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। यह दोनों ही ऑप्शन एक साथ है, तो इस दोनों ही यहाँ पर नहीं होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? तो वह परिवर्तित कर देता है, याद रखिएगा। प्रश्न में बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि हो सकता है, यहाँ पर उत्प्रेरक होगा, तभी बच्चों यहाँ पर परिवर्तित होगा, उत्प्रेरक यहाँ पर होना चाहिए। देखिए कि बेरियम सल्फेट का संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 मिलीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है और विशिष्ट सुचालकता इतना है, तो बच्चों BSO4 का KSP होगा। इस प्रश्न को हमने ऊपर ही देख चुका है बच्चों। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या आया था? 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर, याद रखिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो चारकोल के द्वारा बच्चों अमोनिया का, किसका बच्चों? अमोनिया का सबसे अधिक होता है। गैस जल्दी पानी में बच्चों, गैस जो है जल्दी पानी बन जाए, इसके लिए बच्चों चारकोल उसे ज़्यादा पसंद करता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जब FeOH3 सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है बच्चों, तब क्या होता है? तो तब बच्चों जब मिलाया जाता है NaCl का घोल, तब FeOH का होल 3 जो यहाँ पर दिया गया है वो अवक्षेपित हो जाता है। क्या होता है बच्चों? तब यह अवक्षेपित हो जाता है। और देखिए कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? तो उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के वेग को घटाता या फिर बढ़ाता या फिर घटाता है बच्चों, इस प्रकार से याद रखिएगा। देखिए कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है, तो भौतिक अधिशोषण में जो है बच्चों वह 20 से 40 kJ मोल इनवर्स, केजे प्रति मोल भी आप इसे बोल सकते हैं। केजे प्रति मोल जो है यह इतना उत्सर्जित करता है। और बच्चों रासायनिक अधिशोषण में कितना करता है? जल्दी से कमेंट में बताइए, रासायनिक अधिशोषण में कितना करता है? रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो रासायनिक अधिशोषण जो है बच्चों उसमें केवल और केवल एक सतह होती है, एक परत होती है बच्चों, याद रखिएगा, एक परत। टिंडल प्रभाव पाया जाता है बच्चों, तो टिंडल प्रभाव मैंने आपको बता ही दिया है किस प्रकार से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? विलयन में, अवक्षेप में, सॉल में, वाष्प में। तो सॉल मतलब बच्चों यहाँ पर सॉल में हो जाएगा, याद रखिए। सॉल ये क्या होता है बच्चों? कोलाइडी विलयन होता है। सॉल जो है वो कोलाइडी विलयन होता है, इसीलिए बच्चों इसी लाइट का जो है वहां पर जो प्रभाव दिखता है इस प्रकार से जो है वह कम दिखता है। देखिए कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है बच्चों? तो दूध जो है यह पायस का उदाहरण है। पायस बच्चों यानी कि इमल्सन, पायस यानी कि इमल्सन बच्चों, याद रखिएगा। और पायस क्या होता है जल्दी से बताइए, क्योंकि यह आपसे 2 मार्क्स वाले प्रश्न में भी पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स वाले प्रश्न में भी पूछे जाते हैं बच्चों। और देखिए कि रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है बच्चों? तो रासायनिक अधिशोषण की दर जब आप इस पर दाब बढ़ाइएगा तो घटेगी नहीं बच्चों, बढ़ेगी। दाब बढ़ाने पर यह बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्योंकि बच्चों प्रेशर जितना दोगे अणु जो है उतना तेज से टकराएगा और यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग जो है उतना जल्दी ही बनेगा। देखिए कोलाइडिक अणु का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो कोलाइडिक अणु का जो आकार है 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर। किसी गैस का ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा बच्चों निर्भर करती है, तो वह निर्भर किस पर करती है? जल्दी से बताइए। तो वह कहती है बच्चों गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस के प्रकृति पर, या फिर बच्चों इनमें से सभी पर। तो वह इनमें से सभी पर हो जाएगा, ताप, दाब, प्रकृति सब पर हो जाएगा बच्चों। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करता है। फिटकरी जो है बच्चों गंदे पानी को किस प्रकार से शुद्ध करता है? तो यह करता है बच्चों स्कंदन द्वारा, स्कंदन द्वारा बच्चों यह शुद्ध करता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है बच्चों? तो कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है अपोहन द्वारा। किसके द्वारा? तो बच्चों अपोहन द्वारा अशुद्धि को निकाला जाता है और उसे शुद्ध किया जाता है। 298 केल्विन ताप पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा बच्चों निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन होगा बच्चों? किसका बच्चों अधिक आयतन अधिशोषित होगा? तो वह हो जाएगा बच्चों अमोनिया का। ऊपर ही हमने इसे देख लिया है, किसका बच्चों? तो अमोनिया का। किसी
फ्रेंडली के अधिशोषण क्षमता आपका बच्चों अनुसार इसका बच्चों मान पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा x/m बराबर Kp की पावर 1 बच्चों n हो जाएगा। Kp की पावर 1/n जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। निम्नलिखित में से कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है? बहुआण्विक स्तर, तो बहुआण्विक देखिए, एक स्तर मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि वह बनाता है रासायनिक अधिशोषण, एक स्तर ये बनाता है बच्चों रासायनिक अधिशोषण, लेकिन यहाँ पर बहुआण्विक स्तर है। बहुआण्विक यानी कि बहुत सारे परतें, जैसे एक परत के ऊपर दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, इस प्रकार से बच्चों, तो वह हो जाएगा हमारा भौतिक अधिशोषण। क्या हो जाएगा बच्चों? भौतिक अधिशोषण हो जाएगा। याद रखिएगा इस प्रश्न को याद रखिए। और बच्चों आज जो है यही तक वीडियो आपका रहने वाला है, क्योंकि ये इतना ही प्रश्न था। देखिए हमारा जो है पूरा यहाँ पर 5 चैप्टर, 1 से 5 चैप्टर यानी कि पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आपका खत्म हो चुका है, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आपका खत्म हो चुका है बच्चों। और इसके बाद चलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके बाद बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक एक प्रश्न को यहाँ पर देखा जाएगा, एक एक प्रश्न को यहाँ पर खत्म किया जाएगा बच्चों। तो अगले वीडियो में हमारा रहेगा बच्चों 5 से नहीं बच्चों, 5 तो हो चुका, 6 से 10 चैप्टर हमारा होगा। और 10 से बच्चों उसके बाद जो वीडियो आएगा पूरा चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इंतजार कीजिए अब अगले वीडियो का। और बच्चों इसी प्रकार से बच्चों आपका फिजिक्स का भी लाया जा रहा है, हो सकता है तो कल से ही बच्चों आपका जो है यह क्लास स्टार्ट हो जाए। फिजिक्स का भी आपका आएगा। इसी प्रकार से 3 वीडियो में पूरा क्वेश्चन जो है पूरा चैप्टर आपका समाप्त बच्चों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है हमारे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, याद रखिए आप लोग। और ये भी याद रख लीजिए कि मेरा जो चैनल है बच्चों यह मोनेटाइज नहीं होने वाला है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोनेटाइजेशन जो है बच्चों यह इन प्रोग्रेस में डाल दिया गया है, यह जो है इन प्रोग्रेस में यह डाल दिया गया है बच्चों। और यह बच्चों यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है। और इसमें बच्चों ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ कॉपी करके डाला है, एक भी प्रश्न एक भी चीज़ यहाँ पर कॉपी नहीं किया गया है बच्चों, लेकिन फिर भी इन प्रोग्रेस में डाला गया है। और यूट्यूब ये भी नहीं कर रहा है कि आपने कुछ कंटेंट को कॉपी किया है, कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ इन प्रोग्रेस में डाल दिया है। तो देखते हैं क्या होता है, और आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।